तो जो हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हम मेनली काम करेंगे वो एसपीएसएस के ऊपर करेंगे। तो जो सबसे पहले है व्हाट एसपीएसएस डू, कि एसपीएसएस क्या करता है। SPSS is generally used for organizing the data, analyze data and statistical presentation। कि हम डाटा को जो है वो इसमें एंटर भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं, उसके बाद डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन लाइक हम उसका टेबल भी बना सकते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं उसमें। SPSS के जो एब्रीवेशन है वो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस है, और ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या प्रोसेस होता है कि प्रोसेसिंग जो है क्वेश्चनर की करता है, टेबल भी बनाता है और ग्राफ भी, और एनालाइज करते हैं लाइक मीन, काई स्क्वायर, रिग्रेशन, और जो भी हमें इसमें एडवांस एनालिसिस चाहिए वो हम इसमें करते हैं। जैसे एसपीएसएस इंटरफेस है, जैसे कि हम एक्सेल आप सबने किया होगा, तो एक्सेल के जैसे हमारे पास शीट होती हैं, इस तरह हमारे पास एसपीएसएस की सिर्फ मेनली दो शीट होती हैं। एक है वेरिएबल व्यू, जहां पे हम अपने वेरिएबल्स यानी कि जो क्वेश्चनर के आइटम्स हैं उनको हम एंटर करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस बनाते हैं वहां पे। और दूसरा है डाटा व्यू, के जो हमने पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट किया होता है, वो जो डाटा हम कलेक्ट करके आते हैं और जो डाटा एंटर करते हैं वो डाटा व्यू में जाके करते हैं। मैं एसपीएसएस जो है वो ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। लाइक जैसे एक्सेल हम यूज करते हैं, इसी एक्सेल की तरह यहाँ पे हमारे पास फाइल, एडिट व्यू जो चीजें हैं, इसमें भी इसी तरह हमारे पास फाइल, एडिट व्यू और मच मोर टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एसपीएसएस और एक्सेल में ये डिफरेंस है कि हम एक्सेल जो है उसमें यानी कि डाटा एंट्री तो कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो हमें मैन्युअली खुद ही फॉर्मूला उसमें लगा के करना पड़ता है। एसपीएसएस में ये इजीएस्ट है कि हम हमारे पास ये असेस होता है कि हमें जो भी एनालिसिस चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें ग्राफ बनाना है, जो भी करना है, हमने सिर्फ एक कमांड देनी है, तो एसपीएसएस ने खुद से जो जनरेट कर देना है रिजल्ट्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एसपीएसएस में हमारे पास सिर्फ दो ही शीट होती हैं, एक होती है डाटा व्यू और एक होती है वेरिएबल व्यू। सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो वेरिएबल व्यू पे करते हैं। वेरिएबल व्यू क्या है? जो हमारे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनएयर होता है, जो क्वेश्चनएयर में क्वेश्चंस होते हैं, आइटम्स जो होते हैं वो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं यानी कि जो मेन बातें होंगी ना वो भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें, यानी कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो इसमें मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। जब भी आप अपनी रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करने जाएंगे तो जो हार्ड कॉपी का फॉर्म होगा उसमें उसके ऊपर आपने आईडीज लाजमी असाइन करने हैं। अगर आप आईडीज असाइन नहीं करते और जब आप डाटा एंट्री करते हैं या डाटा वैलिडेशन की तरफ जाते हैं या डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें कोई एरर आ जाता है या कोई मिसिंग वैल्यू होती है, कोई डबल वैल्यू होती है, डाटा एंट्री के दरमियान अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसमें अब फॉर एग्जांपल आप 400 या 500 का डाटा कलेक्ट करके हैं, अगर उसके ऊपर आईडी हम असाइन नहीं करेंगे या आप आईडी उस पर असाइन नहीं करेंगे तो आप कल को 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको किसी क्वेश्चनर के ऊपर मिसिंग वैल्यू मिलती है या डबलिंग मिलती है, तो आप उसको कैसे, यानी आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चनर मेरा ये वाला था। अगर आपने आईडीज असाइन किए होंगे और एक आईडी का आप इसमें वेरिएबल व्यू में आइटम डाल देंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे कि नेम में लिखेंगे आईडीज। जब हमने नेम में यहाँ पे आईडी लिखा है और जब भी हम यहाँ पे कोई भी डेमोग्राफिक का वेरिएबल है या कोई भी वेरिएबल है, जब भी हम नेम में नेम एंटर करेंगे तो उसमें ना तो कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं लाइक 1 से, ना ही आप उसमें स्पेस दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 है और मैं लिखता हूँ क्वेश्चन ऐसे, तो वो हमें एरर दे देगा। ठीक है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, सबसे पहली बात ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि मैं कहता हूँ कि चले क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन और 1 जो है यानी क्यू और 1 के दरमियान मैंने स्पेस दे दिया, इसको भी मैं एंटर करूंगा तो
एरर दे दिया, यानी कि ना हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही इसके दरमियान हम स्पेस दे सकते हैं। या मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन और मैं नंबर 1, ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं, या आप अंडरस्कोर लगा लें, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह लिखना है, इस तरह लिख लें, या Q1 लिख लें, ये भी बेहतर है। Q1 नहीं लिखना तो आप ये अंडरस्कोर ये लगा सकते हैं, ठीक है। या मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट अंडरस्कोर लगा दिया, इज योर नेम, ये मैं लिख दूंगा तो एरर नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिख रहे हैं, यानी कि वो आपका व्हाट इज योर नेम, तो इसको आप नेम में आके जो फुल यानी क्वेश्चन है वो ना लिखें, या Q1 लिख लें, ठीक है। Q1 नहीं लिखना तो जैसे वो नेम के ऊपर है तो सिर्फ नेम लिख लें, ये ज्यादा बेहतर है। अभी तो हम सबसे पहले जो है हम आईडीज का हमारे पास था कि ये हमने एक आईडी दे दी, ठीक है। उसके बाद है टाइप। आईडी जो है वो हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह दे सकते हैं, इस तरह नहीं देनी तो लाइक जैसे हमारे यहाँ पिल में प्रोजेक्ट चलते हैं, सी मैप वाई सी मैप का प्रोजेक्ट है, तो हम आईडीज असाइन करते हैं कि हॉस्पिटल का नेम है, जैसे लाहौर में हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल, ठीक है। तो जिना हॉस्पिटल लाहौर है तो हम उसका जो है ना फर्स्ट लेटर जो उसको ले लेते हैं JHL। फिर हम ले लेते हैं कि ये किस प्रोजेक्ट का डाटा है, जैसे हमारा एक YC मैप का प्रोजेक्ट है तो फिर YC मैप अंडरस्कोर लगा के YC मैप, ये मैं आपको आगे लिख के दिखाऊंगा जब डाटा व्यू में जाएंगे। फिर जैसे फर्स्ट पार्टिसिपेंट है तो 001 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आईडीज न्यूमेरिक आ गया, क्योंकि ये अब आपके पास अगर तो आप सिर्फ 1 2 3 में कर रहे हैं तो न्यूमेरिक आ जाएगा। अगर आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिखेंगे JHL अंडरस्कोर YC मैप फिर अंडरस्कोर 001, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको स्ट्रिंग कर दें, ठीक है। मेनली जो हमारे पास यूज होते हैं न्यूमेरिक, डेट और स्ट्रिंग, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा यूज होती हैं। जब आपने कोई डेट लगानी है तो फिर डेट का आ जाएगा, कोई आपने लेटर में मतलब ABC की फॉर्म में लिखना है तो फिर आप स्ट्रिंग करेंगे, और अगर न्यूमेरिक है नंबर है तो फिर आप न्यूमेरिक करेंगे। लाइक अगर आपने जैसे जेंडर है एक क्वेश्चनर, आपने उसको भी वैल्यू असाइन कर दिया 1 और 2, तो फिर भी आप न्यूमेरिक रहने देंगे, फिर आप उसको स्ट्रिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। विड्थ है मतलब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है तो आप नेम में ही क्वेश्चन जो बहुत लेंथी लिखना चाह रहे हैं तो आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप बेशक इसको 100 कर लें, 200, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं। डेसिमल कि जब आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ 1 2 3 4 की फॉर्म में चाहिए, या आप चाहते हैं कि डेसिमल है 1.00 है 1.02 है, कि आपके पास हाइट है वेट है, इस तरह का कि डेसिमल के बाद भी वैल्यूज आ रही हैं तो फिर डेसिमल रहने दें। जैसे मैं आपको कह रहा था कि नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नेम में ही पहला था कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ। सेकंड मैं ये इधर कहता हूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नेम से, ठीक है। अब नेम जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटर में आएगा, ABC की फॉर्म में आएगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग कर लेंगे। और मुझे पता है कि अगर किसी का नेम पूरा भी है और वो कम से कम 20 इसमें लेटर आएंगे, तो फिर इसको मैं 20 कर लेता हूँ करेक्टरिस्टिक्स को। लेबल में आके क्या करेंगे, इसका फुल नेम लिख लेंगे, फुल क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे आप स्पेस भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर से भी यूज या स्टार्ट कर सकते हैं लेबल में। उसके बाद आ जाता है वैल्यू। वैल्यू का मैं बताता हूँ आपको, लाइक जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जेंडर पे, ठीक है। जेंडर लिखा हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर तो आपने उसको वैल्यूज असाइन करनी है या कर दी है 1 और 2 या 0 और 1, तो फिर आप इसको नंबर पे ही रहने देंगे, ठीक है। अगर आपने जेंडर में जो उसका फुल जो क्वेश्चन का फॉर्म होगा वो आप यहाँ पे लिख लें, व्हाट इज योर जेंडर, या डिस्क्राइब योर जेंडर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर तो आपने वैल्यू असाइन कर दी है तो फिर आप ये वैल्यू पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब वैल्यू अगर 0 असाइन किया है मेल को तो 0 लिखा वैल्यू पे और लेबल में लिखेंगे मेल और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। फीमेल को असाइन किया 1 तो लेबल में आके लिख देंगे फीमेल
और फिर ऐड कर देंगे। ये ओके कर देंगे। जब मैं डाटा व्यू में आके डाटा एंट्री करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वैल्यू असाइन करना क्यों जरूरी है, आपके जो यानी कि एरर के चांस है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं और कैसे कम हो जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लाइक मैं एक जेंडर का यहाँ पे एक और लिख लिया। यहाँ पे मैंने जेंडर के स्पेल अगर सेम कर देता तो उसने नहीं लेना था, इसलिए मैंने इसको GENDR कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने स्ट्रिंग में ले लिया और इसको ओके कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है मिसिंग कॉलम अलाइन। इसका आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैयर है ये भी आप वैसे तो जो मर्जी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप नंबर पे ले रहे हैं, आपके पास कोई स्केल है, ठीक है, मैं कहता हूँ बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, आपके पास BDI का स्केल है, आपके पास सुसाइडल आइडिएशन का स्केल है, कोई भी आपके पास हेल्थ इकोनॉमिक्स का स्केल आ जाता है जैसे WHO का क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब आप हम वो स्केल यूज करते हैं तो हम यहाँ पे स्केल लगा लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास है नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रिंग कर दिया था इसीलिए स्केल की ऑप्शन नहीं आ रही थी। स्केल हमेशा न्यूमेरिक में आएगा। अगर तो आप कोई स्केल यूज कर रहे हैं, कोई यानी किसी भी ऑथर का बना हुआ स्केल या आपने खुद उसको बनाया, तो फिर आप इसको स्केल कर लेंगे। ऑर्डिनल जैसे मैंने आपको बताया पहले अपनी स्टैट्स की जो मैंने आपको वो प्रेजेंटेशन दी है कि ऑर्डर अगर कोई लगा होगा तो फिर हम ऑर्डिनल। अगर जैसे लाइक जेंडर है, हमारे पास आई कलर है, कोई इस तरह का क्वेश्चन आपके पास बना हुआ है जो ना तो किसी स्केल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ना ही किसी ऑर्डर के ऊपर, तो फिर आप इसको नॉमिनल कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एज। ठीक है, अब एज भी हमारे पास न्यूमेरिक होगी। आपने यहाँ पे इसको लेबल करना है तो आपकी मर्जी है, लेबल नहीं भी करेंगे तो फिर भी आपकी मर्जी है। और इसको आप स्केल में ले लें तो कोई इशू नहीं आपको, यानी कि इसको नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अब हम आते हैं डाटा व्यू के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आपने जब भी SPSS के ऊपर आना है, SPSS के ऊपर जब आप आएंगे तो आपने सबसे पहले इस तरह जो आपके पास आपके रिसर्च के जितने भी क्वेश्चनर्स होंगे ना, उनको आपने वेरिएबल व्यू में ऐड करना है। जब आपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जितने भी आपके पास होंगे आपने यहाँ पे लिख लिए, तो आप उसके बाद आ जाएंगे डाटा व्यू में। डाटा व्यू में आप देखें सबसे पहले हमने आईडी जनरेट करने का बोला था कि हम खुद से आईडी जनरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया नेम, जेंडर। ये जेंडर हमारे पास न्यूमेरिक था, ये स्ट्रिंग में था, और ये एज आ गई। सो ऑन जितने आपके पास इसके क्वेश्चनियर्स में क्वेश्चंस होंगे, आइटम्स होंगे, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक अब देखते हैं कि आईडीज जो है इसको हमने न्यूमेरिक में रखा हुआ है। अगर न्यूमेरिक में रखा है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हम इस तरह आईडी असाइन कर सकते हैं कि JHL YC में 001। अब देखें उसने आईडी नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं देखें यहाँ पे लेटर लिख रहा था और यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्सप्रेशन जो है इसका टाइप है वो न्यूमेरिक रखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको स्ट्रिंग करूंगा और मुझे पता है कि ये मेरे 15 तक जा सकते हैं, तो फिर इसको हम डाटा व्यू में आएंगे, दोबारा हम आईडी असाइन करते हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ 001 करूंगा तो वो तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जब हम स्ट्रिंग कर लेते हैं तो नंबर वाली वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले बता रहा था, हम कम्युनिटी में गए हैं, कम्युनिटी में जाके जिस प्रोजेक्ट का डाटा वो हमने वहां से कलेक्ट किया, तो कम्युनिटी के हम दे देंगे COM। ठीक है, उसके बाद आपने डैश लगाई। उसके बाद आपके पास जैसे प्रोजेक्ट है YC मैप, हमारा एक प्रोजेक्ट है सुसाइड के ऊपर है, सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर, कल्चरली अडेप्टेड यूथ पे। उसके बाद हम अगेन डैश लगाएंगे और 001। ये एक मैंने खुद से अपना जो फर्स्ट मैं पार्टिसिपेंट के पास गया हूँ और जब मैंने डाटा कलेक्ट किया है तो मैंने अपने फॉर्म के ऊपर ये फर्स्ट आईडी जो है वो जनरेट कर दी है। इससे मुझे ये फायदा होगा कि कल को मैं जब डाटा एनालिसिस कर रहा हूँ, अपने डाटा को एनालाइज कर रहा हूँ और उसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं, कोई मिसिंग वैल्यू आ रही है, तो मुझे यानी कि अपने 400 का डाटा है तो मुझे अब ढूंढने में आसानी होगी कि ये
अगर एक्सट्रीम वैल्यू 001 में आ रही है तो 001 फॉर्म ये है। ठीक है, अगर आप आईडीज नहीं लिखेंगे तो वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एक एंट्रीज मैच करके तो फिर आप उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद नेम है, हम कोई भी नेम लिख लेते हैं, ABC लिख लिया। जेंडर है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है वो मेल है या फीमेल है, तो आप वो 1 मैंने एंटर किया तो वो फीमेल पे आ गया। अब यहाँ पे भी अगर जेंडर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग किया था तो मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। उसके बाद एज आ गई 25 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये जेंडर है, आप कहेंगे यहाँ पे भी फीमेल लिखा आ रहा है, यहाँ भी फीमेल। तो जब मैं इसको वैल्यू लेबल को क्लिक करूंगा तो ये देखें जो मैंने डाटा एंट्री में 1 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0, एक तो एरर के चांस जो है वो कम हो जाएंगे मेरे पास। और ये देखें जब मैं वैल्यू लेबल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डाटा इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात ये मेनली इसमें है कि जब हम जेंडर स्ट्रिंग करके लिखेंगे तो इसमें एरर के चांस क्यों होते हैं ज्यादा। हम बहुत स्पीडली यानी कि डाटा एंट्री कर रहे हो तो सेकंड हमारे पास जैसे मेल है, मेल का स्पेलिंग मैंने MELE लिख दिए। थर्ड में आ गया हमारे पास फीमेल, तो इसको मैंने एफ को जो है फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल नहीं किया और इसके स्पेल मैंने सिर्फ FEMAL लिख दिया। फिर मेल आ गया, मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी, फिर मेल आ गया मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, ये हमारे यानी कि प्रोबेबली बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं, तो इसलिए वैल्यू असाइन करना बहुत जरूरी है। अब देखें मैं जब ये जेंडर लिया 1010 की, मेरे यानी कि फिंगर पे 0 और 1 था, मैं वो डाटा एंटर करता हूँ। अब मेल और फीमेल स्ट्रिंग मैंने किया था, मुझे खुद से जब टाइप करना होगा एक तो टाइम भी कंज्यूम ज्यादा होगा। और देखें आपके सामने यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, मोस्टली लोग इस तरह यानी कि एरर कर देते हैं इस तरह के, या डबलिंग हो जाती है या कोई वैल्यू मिस भी हो जाती है, तो इसलिए इसको वैल्यू असाइन करना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने वैल्यू असाइन किया या हमने ये FEMALE कंप्लीट इसके स्पेलिंग लिख दिया। कुछ लोग डाटा एंट्री के दौरान इस तरह भी कर देंगे, F लिख लिया, M लिख लिया, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कहीं पे आपने बहुत ज्यादा यानी कि मिस्टेक भी हो, अब इसका जो आपको यानी कि लग रहा है कि ये ठीक है डाटा, आपके मुताबिक ठीक है, मेरे मुताबिक भी इस टाइम ठीक है, लेकिन SPSS इसको ठीक नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, मैं इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी चेक करता हूँ। अभी तो फ्रीक्वेंसी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपल मैं इन दोनों के डिस्क्रिप्टिव ले लेता हूँ। ठीक है, और ये वाले जेंडर के भी मैंने, हालांकि रेशियो दोनों की सेम है, तो जब मैंने दोनों के डिस्क्रिप्टिव लिए तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने वैल्यू असाइन की हुई थी वो ये है, जो फर्स्ट में लिया था मेल हमारे पास 8 है, फीमेल कितनी है 6, और ये परसेंटेज आ। जो हमने स्ट्रिंग किया था, अब स्ट्रिंग में देखें क्या किया है उसने, सबको अलग अलग ले लिया, जितने हमने उसकी कैटेगरीज में यानी कि गलतियां की हैं, मिस्टेक की हैं, उसने उसको उतना ही लिया है, 14 ही, लेकिन ये एफ को उसने 2 बता दिया। ये एफ है, हमें ये पता है कि ये फीमेल को ही बता रहा है, इसको ही डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये देखें कि ये इसको यानी कि फॉर्मेट उसने कर दिया अलग अलग, इसको ब्रेक कर दिया, एफ लिख दिया, FEMAL लिख दिया, जितने हम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे उसको उस तरह ही वो लेगा। तो ये फायदा होता है कि अगर आपने वैल्यू असाइन की है, तो अगर वैल्यूज यानी कि जब आप असाइन करते हैं तब भी हमारे पास चांस होता है कि हम यानी कि गलती कर सकते हैं कोई ना कोई, 1 की जगह हमारे से 1 भी प्रेस हो जाता है। लेकिन ये जब यानी कि मिस्टेक आ जाती है हमारे पास इस तरह की, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना वैल्यू दी हो तो बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन इसके डिस्क्रिप्टिव में आ गया, और जितनी भी मिसिंग वैल्यूज या डबलिंग आपने देखनी है तो सबसे अच्छा यानी कि यही मेथड है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लें। यहाँ पे देखें उसने 11 बता दिया। अब आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डाटा मौजूद है, तो फिर अभी यानी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इसको यानी कि अगर कोई आपके पास मिसिंग वैल्यू है, डबलिंग है, क्या है, तो उसको हम कैसे कर सकते
ठीक है, अब दोबारा हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। ये प्रेजेंटेशन में अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक एक स्क्रीनशॉट लेके उसको बता दिया कि कैसे और कहाँ पे हमने डाटा एंट्री करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्लिक दिस विंडो के वेरिएबल व्यू में आएंगे। सेकेंडली आपने नेम लिखना है, वेरिएबल नेम में टाइप करना है कि न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन और वेरिएबल के उसकी यानी कि क्या वो आपके पास उसकी विड्थ कितनी है, अगर उसका लेबल करना है तो यहाँ पे, और वैल्यूज असाइन करनी है तो वो भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन रिस्पॉन्स फॉर्मेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो क्वेश्चन रिस्पॉन्स फॉर्मेट में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास क्लोज एंडेड, और इसके भी आगे से 3 टाइप्स हैं। एक है ओपन एंडेड विद न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स, और एक है ओपन एंडेड विद टेक्स्ट रिस्पॉन्स। क्लोज एंडेड, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्लोज एंडेड उसका यानी कि जो जहां पे वो खत्म हो रहा है वो एंड है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि डिस्क्राइब योर जेंडर। 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 से ज्यादा नहीं है, कि मेल है या फीमेल, उसके नीचे मैंने बताया भी होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, लिकर्ट स्केल, ट्रू फॉल्स, यस नो। तो यानी कि जो ऑप्शंस हमने दी हैं उसी ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है, कोई आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं। फर्स्ट है जैसे क्लोज एंडेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट। क्लोज एंडेड क्वेश्चन 1 है प्लीज इंडिकेट योर जेंडर। ठीक है, अब जो नीचे कोड्स लिखा हुआ है ना कि 1 फॉर मेल है और 2 फॉर फीमेल, ये मैंने अपने लिए लिखा है। जब आपने मुझे बताया कि आप फीमेल हैं या आप मेल हैं तो मैंने किसी एक पे टिक कर लिया, मेरे पास इसके अलावा थर्ड ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो ये होता है क्लोज एंडेड जो रिस्पॉन्स फॉर्मेट में आ जाता है। और देखें वैल्यूज मैंने पहले से साइन कर दिया कि मैं 1 फॉर मेल है और 2 फॉर फीमेल है। नेक्स्ट है मल्टीपल रिस्पॉन्स, वेयर डू यू यूज द इंटरनेट। अब ये क्या मल्टीपल रिस्पॉन्स, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं घर में भी इस्तेमाल करता हूँ और अपना जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहां पे भी इस्तेमाल करता हूँ, किसी फ्रेंड एंड फैमिली की तरफ जाता हूँ तो वहां भी करता हूँ, या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं यानी समवेयर तो वहां भी। तो मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, कि मल्टीपल रिस्पॉन्स मैंने एक से ज्यादा तो कर दिया लेकिन रिस्पॉन्सेज मेरे पास यही है। मैं इसके अलावा जो है ना 6 ऑप्शन कोई खुद से नहीं लिख सकता। तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कितने नेटवर्क की जो सिम है वो यूज करते हैं, या आपके पास कितने नंबर हैं, कौन कौन सी यानी कि नेटवर्क के नंबर है। तो कोई तो होगा वो कहेगा कि मेरे पास सिर्फ जैज है या यूफोन है। कोई इस तरह के भी लोग होंगे जो कहेंगे कि मेरे पास 3 सिम है, यानी कि 3 नेटवर्क की सिम है, 4 की है, 5 की है, 1 की है, 2 की है। तो जिसके पास 2 होंगे वो कह देगा जैज और यूफोन जैसे, या वारिद और यूफोन, वारिद और जैज, इस तरह। तो एक से ज्यादा यानी कि जिसपे हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो वो मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे। आपको यानी कि इसमें से कौन कौन सी डिसीज है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास नीचे लिखा होगा कि डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, कोई कार्डिक आपको डिसीज है। तो इस तरह आप एक से ज्यादा, जिसको 2 डिसीज होंगी तो वो 2 पे टिक कर देगा, तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स। लेकिन थर्ड यानी अपने से जो है ना खुद ऑप्शन नहीं कर सकते, जो उस टाइम ऑप्शन मौजूद है उसी पे आपने टिक करना है, तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट रिस्पॉन्स, ओपन एंडेड विद टेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट इज योर नेम, ओपन है, मेरा नाम सुलेमान है, आपका कुछ भी हो सकता है, किसी का अली हो सकता है, किसी का अहमद हो सकता है, किसी का हुसनैन हो सकता है, कुछ भी कोई भी नेम हो सकता है। तो ये आपके पास ओपन है। ओपन का मतलब है कि सबके नेम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और ये किस में आ रहा है, टेक्स्ट रिस्पॉन्स में। ठीक है, लेटर्स में एबीसी की फॉर्म में आपके पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है व्हाट इज योर हॉबी, किसी की क्रिकेट भी हो सकती है, किसी की बैडमिंटन, तो ये भी क्या ओपन छोड़ा हुआ है। तो ये आपके पास टेक्स्ट रिस्पॉन्स ओपन एंडेड है। ठीक है, ओपन एंडेड से ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो ओपन है सबके क्वेश्चन जो है वो डिफर है, वेरी कर सकते हैं एक दूसरे से। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स, ओपन एंडेड विद न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स। ओपन है लेकिन एंड पे क्या आएगा, न्यूमेरिक नंबर आएगा कोई ना कोई। मैं पूछता हूँ कि आपकी मंथली
जो सैलरी है, मंथली इनकम जो है वो कितनी है। कोई कहेगा 20,000 भी है, कोई कहेगा 1 लाख भी है, कोई 2 लाख भी बोलेगा, कोई कहेगा 500 भी है। तो ये आपके पास न्यूमेरिक रिस्पॉन्स यानी कि न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स आ गया, और एंड पे एंड किससे हो रहा है, नंबर से हो रहा है। और अगर मैं कहता हूँ, जैसे हमने पहले किसी से क्वेश्चन पूछा कि आपको इनमें से कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी डिसीज है, वो टिक कर देता है कि हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिसीज। और फिर हम उससे ये पूछते हैं, अच्छा कितने सालों से आपको ये डिसीज है। वो कोई कहेगा कि 1 मंथ से, कोई 5 मंथ से, कोई 10 मंथ से, कोई 10 ईयर से, कोई 15 ईयर से, इस तरह कहेगा। इसमें भी एक और आप लोगों को मैं टिप बता देता हूँ कि इस तरह का जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन लेते हैं ना, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, नीचे देखें ईयर्स। अब वैसे तो बेहतर है कि यहाँ पे ईयर्स के बजाय मंथ कर दें। क्यों? क्योंकि कई जगह आपको ये होगा कि 10 लिख दिए, लेकिन आप बाद में सोचेंगे कि ये 10 ईयर है। अगर आपने ईयर्स आगे ना लिखा हो या मंथ नहीं लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 10 ईयर्स है या 10 मंथ है। तो ये ईयर्स या मंथ साथ लाजमी लिखें, मंथ लिखें वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे मंथ में भी, तो कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे ईयर्स में भी। तो ईयर्स को आप मंथ में कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसलिए मंथ ले लें या ईयर, जो भी लें जो आपको इजी लगे, वो लाजमी आप साथ लिखें। इसको मतलब कि होगा ओपन, लेकिन मंथ लिख दें या ईयर्स लिख दें साथ। या अगर आप ये नहीं लिख रहे, तो जब भी ये क्वेश्चन किसी से पूछें तो लाजमी आप साथ जरूर लिखें कि ये 10 ईयर्स हैं या 10 मंथ्स हैं। अच्छा, बिफोर द डाटा एंट्री हमें किन चीजों की जरूरत होती है? यू नीड अ कोड बुक और स्कोरिंग गाइड। अगर आप किसी ऑथर का स्केल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसकी जो कोड बुक होगी या स्कोरिंग गाइड होगा, यानी कि उसका जो स्केल का, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर वो आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं है, तो आप जब खुद से यानी कि आप स्कोरिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए कोड बुक, और ना खुद से आप वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। कुछ ऑथर होते हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चंस को 0 1 2 3 4 किया होता है, किसी ने 1 2 3 4 और बीच में रिकॉर्डिंग भी की होती है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो आपके जो यानी कि रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं आएंगे, उनमें कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आपके पास वो कोड बुक होनी चाहिए। और अगर आपने खुद से बनाया वो क्वेश्चनियर, तो आपने खुद भी उस पर कोडिंग करनी है। यू गिव आईडी नंबर फॉर ईच केस। ठीक है, और आगे ब्रैकेट में देखें क्या लिखे, नॉट रियल आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ योर सब्जेक्ट इफ यू यूज पेपर सर्वे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यानी कि आपके रिसर्च में ये होती है कि आईडीज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईडीज लाजमी जनरेट करें। और आईडीज जनरेट करने का एक मकसद तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरा जो हार्ड पेपर यानी कि आपका जो पेपर सर्वे है, अगर तो ये आपका क्वेश्चनियर था, तो 0 1 है या 0 10 में आया, 0 11 में आ गया, किसी जिसमें भी आया आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, जब आप पेपर सर्वे यानी कि इस तरह का सर्वे कर रहे होते हैं ना, तो जो पार्टिसिपेंट है या जो पेशेंट है ना आपका, उसकी रियल आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमें किसी को शो नहीं कर सकते अपने अलावा। तो उसका यानी कि जो डेमोग्राफिक का फर्स्ट पेज यानी कि उसका जो नेम वगैरह होगा, उसका सेल नंबर होगा, एड्रेस होगा, वो हम साइड पे कर लें। बेहतर यही है। जब आप आरसीटी वगैरह कर रहे हैं और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो उसमें तो ये नहीं कि आपको ये लाजमी करना होगा। तो आप उसका यानी कि नेम एड्रेस वगैरह जितनी भी उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो आप साइड पे कर देंगे, और उसको एक आईडी नंबर जनरेट कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले अभी करके दिखाया था। उसके अलावा क्या है कि आप एक्सेल और सीएसवी फाइल जो है उससे उसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं, और उससे हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं एसपीएसएस में। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक कोड बुक जैसे है, यूथ रिस्क बिहेवियर सर्वे कोड बुक है 2009 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, हाउ ओल्ड आर यू। रिस्पॉन्सेस जो ऑप्शन है इसमें वो है, 1 = 12 ईयर ओल्ड, ठीक है, कोड दे दिया, और यंगर। 2 = 13 year old, 3 = 14 years old, 4 = 15 years old, 5 = 16 years old, and 6 = 17 year old, 7 = 18 years old or older। ठीक है, ये एक कोड बुक जो है वो आप लोगों के सामने दिखा दी आपको।
सेकंड है व्हाट इज योर सेक्स, रिस्पॉन्स ऑप्शन है आपके पास 1 फॉर फीमेल है और 2 फॉर मेल है। ठीक है, ये आपको वही वेरिएबल नेम में आप जिस तरह भी लिखना चाहें, रिकॉर्ड किस तरह करना है उसको, वैल्यू फॉर ईच रिस्पॉन्स ऑप्शन, ये चीजें सारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स को किस तरह एंटर करना है, वैल्यूज किस तरह असाइन करनी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। इसीलिए मैंने इसका जो एक एक यानी कि स्क्रीनशॉट लेके अपनी इस प्रेजेंटेशन में भी दिखा दिया है कि आपको कल को इवन के जो एरोस हैं वो भी मैंने लगा दिए हैं कि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना, आप इसको वीडियो को देखें और आप उसको जहाँ पे आप यानी कि स्टक हो गए हैं, अपनी जो आपको इश्यू आया, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो आप इस वीडियो को देखें और अपनी जो वो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लें। ठीक है, जो केसेस जो पार्टिसिपेंट से हम डाटा कलेक्ट करके आए हैं उसको हमने कैसे एंटर करना है और कहाँ पे एंटर करना है ये भी मैंने बता दिया कि डाटा व्यू में आएंगे और यहाँ पे जो आपके पास जैसे कोड था और आगे रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका ये 1 2 3 जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, ये इसमें सारी जो स्लाइड्स में मैंने स्क्रीनशॉट जितने हो सकते थे मैंने मैक्सिमम वो करके ऐड तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, किस तरह करेंगे कि सिलेक्ट फाइल में जाएंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करके डाटा पे आ जाएंगे, जहां पे भी हमारी वो एक्सेल की फाइल पड़ी होगी। तो अभी जब हम एसपीएसएस को ओपन करेंगे ना तो वहां पे वो एसपीएसएस का वो टेक्स्ट दे रहा होगा एंड पे। ठीक है, सिंटैक्स जो होगा वो एसपीएसएस का दे रहा होगा, SAV। तो उसको हमने एक्सेल पे पहले क्लिक करके यानी जो उसका एरो है उस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल पे करेंगे जो इसका एक्सेल का फॉर्मेट है, और फिर अपनी फाइल जो है उसको सिलेक्ट करके इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ये मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हम शीट ओपन कर लेते हैं, न्यू में आए, सबसे पहले हम फाइल पे आए, फाइल में आके न्यू पे आएंगे और न्यू पे आके ये डाटा। ठीक है, अब आपने इसको एक मैंने फाइल बना ली है न्यू। अब हमने क्या करना है, डाटा को ओपन करना है, किसके यानी कि एक्सेल का जो डाटा है वो हमने एसपीएसएस में इंपोर्ट करना है। सबसे पहले फाइल पे आएंगे, ओपन में आएंगे, ओपन में आके डाटा पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास एक विंडो ओपन होगी, जहां पे भी वो फाइल आपके पास पड़ी है, जैसे मेरे पास इसी फोल्डर में हेल्थ इकोनॉमिक्स का ये मेरे पास फोल्डर है, इसी फोल्डर में है। तो अभी देखें जो आपके पास इसका SPSS statistics.sab, ठीक है, ये आपके पास सिंटेक्स आ रहा है। तो आपने एरो पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करेंगे तो आपने एक्सेल जो है इसको, ये एक्सेल और .xls ये आपने इस पे कर लेना है। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे ये एक्सेल की फाइल जो है वो शो हो गई है। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके ओपन, ये 1-2 सेकंड इतना टाइम ले लेता है, जिसका कंप्यूटर बहुत फास्ट है तो वो फौरन से आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने पहले किया हुआ था। अगर ये आपके पास यहाँ पे ये चेक मार्क ना हुआ हो तो आपने इसको यहाँ पे करना है, रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ डाटा, कि जैसे ये वेरिएबल लिखा आ रहा है यहाँ पे वो लिखा आ जाए, जैसे अगर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। तो सबसे पहले तो ये डाटा देखने से पहले हम दोबारा ये अपने इस फोल्डर पे आए, जो हमारे पास एक्सेल का डाटा था, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सेल में दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक्सेल का डाटा था, लाइक फर्स्ट में हमारे पास ये जेंडर है, फिर एज है, फैमिली, सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास था और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास यही चीज एक्सेल में इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई। ये थे, ये जेंडर आ गया, एज आ गया और फैमिली सिस्टम आ गया। ठीक है, अब इस पे हम क्लिक करते हैं कि क्या ये जो जेंडर और फैमिली सिस्टम है इसकी कोडिंग हुई हुई है या इस तरह ही है। तो ये जब आप एक्सेल की फाइल जब भी इंपोर्ट करेंगे उस पे जो चीज होगी वो वही चीज, जैसे ये स्ट्रिंग में डाटा एंटर किया हुआ था उन्होंने तो वो स्ट्रिंग में ही आएगा। तो इसकी कोडिंग हमें खुद करनी पड़ेगी, वैल्यूज हमें खुद से असाइन अप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं कि किस तरह इसको हम असाइन करेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हमने ये डाटा को किस तरह इंपोर्ट करना है वो भी कर लिया। ये भी एक एक मैंने इसमें सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरह इसको हम इंपोर्ट करेंगे। ये सारे जो स्क्रीनशॉट हैं वो इसमें मैंने डाल दिए। अच्छा, नेक्स्ट है वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किससे निकला? ट्रांसफर से। ठीक है, और इसमें देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड वेरिएबल्स। आपने किसी ऑथर का स्केल यूज किया, ठीक है, और उसकी यानी कि आपने वैल्यूज उसका यानी फॉर एग्जांपल उसने 5 लिकर स्केल जो है वो यूज किया, 1 2 3 4 5। आपने उसका स्केल नहीं पढ़ा और आपने 1 2 3 4 5 जो है वो डाटा एंट्री कर दी। ठीक है, जब आप अपने रिजल्ट्स जो है वो देखते हैं, रिजल्ट्स आपके वो ठीक नहीं आते, या आपको बाद में आपके जो सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, आपने तो इसका यानी कि आपने स्कोरिंग करनी थी 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करनी थी और आपने 1 2 3 4 5 इस तरह कर दिया। या फॉर एग्जांपल काफी जो ऑथर्स हैं जैसे साइकोलॉजी के जितने यानी कि स्केल्स हैं उसमें लाजमी रिकॉर्डिंग आती है कि कुछ ऐसे वेरिएबल, कुछ ऐसे यानी कि क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। वैसे तो 5 टाइम लिकर्ट स्केल का जो 1 2 3 4 5 है, लेकिन जिसपे उन्होंने वो स्टेरिक लगाया होता है कि इसको रिकॉर्ड करना है आपने, तो उसको हम क्या वैल्यूज असाइन करेंगे, 5। जब हम डाटा एंट्री कर लेते हैं तो तब भी कर सकते हैं और डाटा एंट्री करने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर यही होता है कि आप डाटा एंट्री करने के बाद करें, क्योंकि अक्सर होता है वो हम उसको रिकॉर्ड करते हुए आगे नहीं चलते हैं। तो बेहतर यही है पहले हम अपना सिंपली जो है वो डाटा एंटर कर लें और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, रिकॉर्ड करना आप सीखते हैं। जैसे इसमें सारा मैंने इसमें भी बता दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आएंगे और किस तरह किसको करना है, तो वो सारा रिकॉर्ड का तरीका मैंने इसमें मेथड बता दिया है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास डाटा है, ठीक है, डमी डाटा ये मैंने एक बनाया हुआ है। तो ये डाटा को हम लेते हुए चलते हैं, इसका वैल्यूज देखें। अब जैसे ये हमारे पास एक एग्रेशन का जो है वो डाटा था, और एग्रेशन के डाटा में हमारे पास बेसलाइन का ये डाटा नंबर है, और ये इसका हम सबसे पहले हमें ये देखना है, या हम इसको अभी नहीं लेते। जैसे ये गेम है, ठीक है, ये गेम को भी हमने ले लिया, क्योंकि इसमें वैल्यूज मैंने इसलिए नहीं लिया कि यहाँ मुझे 7 तक आ गया तो ये लिकर्ट स्केल नहीं, ये कोई ये उसका ना एग्रेशन का टोटल था, तो इसलिए गेम गेम को हम लेते हैं क्योंकि ये हमने इसको वैल्यूज असाइन की हुई है। तो गेम में देखें 1 4 हमारे पास क्या है, आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके वैल्यू लेबल में कि आपके पास पहले ये 1 था, तो ये 1 4 आपके पास एंग्री बर्ड है और 0 4 टेट्रिस। ठीक है, ग्रुप को भी हमने जो कंट्रोल और इंटरवेंशन है इसको भी किया हुआ है। 1 जो है वो कंट्रोल है और 2 जो है वो इंटरवेंशन है। आपने यहाँ से चेक करना है, ठीक है, नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप को चेक करना है, ये ग्रुप पे है, इस पे डबल क्लिक करेंगे और वैल्यूज पे आ जाएंगे आप, तो ये आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा 1 4 कंट्रोल है और 2 4 इंटरवेंशन है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ऑथर ने बोला हुआ था कि आपने जो 1 आपने अभी किया हुआ है कंट्रोल, तो ये जो कंट्रोल है ये 0 होना चाहिए था और इंटरवेंशन जो है ये 1 होना चाहिए था। तो इसको अब हमें चेंज करना है, तो दोबारा से डाटा एंट्री हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे। ट्रांसफॉर्म में आके आपके पास ये है रिकोड इनटू सेम वेरिएबल। अगर आप इसी वेरिएबल के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप ये करेंगे। आप चाहते हैं नहीं मेरे पास ये मौजूद रहे, लेकिन मैं इस जो एक कॉलम जो है ना वो एडिशनल इसमें ऐड करना चाह रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। इस पे क्लिक किया, किसको हमने करना था, ग्रुप को करना था। ग्रुप को क्लिक करके यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और यहाँ पे हम जो नेम वही है जो वेरिएबल व्यू में नेम आता है, ना नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही इसमें स्पेस आ सकती है। अगेन मैंने ग्रुप लिखा और अंडरस्कोर डाल के रिकॉर्ड लिख लिया इसको साथ, ताकि मुझे याद रहे। लेबल में जाके मैं कहता हूँ मुझे नहीं इसका लिखना, फुल फॉर्म नहीं लिखनी, चेंज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रुप ग्रुप से क्या हो गया, ग्रुप रिकॉर्ड, इसका न्यू नेम जो नया एक कॉलम ऐड होगा।
फिर ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक जब कर दिया हमने तो यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू हमारे पास 1 थी और 1 को हमने न्यू वैल्यू 1 को हमने क्या करना था, कंट्रोल को हमने 1 दिया था और उसको हम कहते हैं कि ऑथर ने बोला कि 0 करो, तो 1 को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। उसके बाद ओल्ड वैल्यू 2 थी तो 2 को हमने क्या करना था, 1 करना है, तो ओल्ड वैल्यू 2 आ गई और न्यू वैल्यू 1 आ गई, ये भी हमने ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू करके इसको ओके करेंगे। तो इस शीट में देखेंगे आप कि हमारे पास एक नया कॉलम आ गया, ठीक है, और वो किस नेम से आया, ग्रुप रिकॉर्ड। अब ग्रुप रिकॉर्ड जो आपके पास आ गया है, मैं इसका वैल्यू लेबल जो है वो खत्म कर रहा हूँ। देखिए जो पहले हमारे पास 1111 यहाँ 9 तक आ रहे थे तो वो 9 तक क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 2 10 से लेके 17 तक आ रहा है, तो इसको 2 को हमें 1 करना था, तो 2 देखें 1 से 17 तक आ गया, तो इसको कहते हैं रिकोड करना, ठीक है। ये तो हो गया कि हमने 1 2 जैसे आइडिया साइन की हुई थी, तो इसको हमने कर दिया कि ये 0 1 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5 का था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 7 तक आ रही है। चलिए अगर फॉर एग्जाम्पल 0 से 7 है, 8 आइटम बन रहे हैं, एक को हमने करना था रिकोड, इसी में हम रिकोड इनटू सेम वेरिएबल कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये एग्रेशन हमारे पास जो है बेसलाइन का। अच्छा, यहाँ पे AGG यानी एग्रेशन को कर रहा है अंडरस्कोर और बेसलाइन, और यहाँ पे बेसलाइन एग्रेशन ऐसे लिखा रहा है। अगर इस चीज में भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसका सिंपल वे है, यहाँ पे आके जहाँ पे ये वेरिएबल्स के नेम लेबल लिखा रहा है ये, तो इस पे आप क्लिक करें तो अब क्या आ जाएगा, डिस्प्ले वेरिएबल, पहले लेबल पे क्लिक हुआ है, अब आप वेरिएबल नेम पे क्लिक कर दें तो सेम वही नेम आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसको वेरिएबल में पुट करेंगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज में। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ओल्ड वैल्यू 0 है और इसको अब उल्टा देना हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7 था, तो 0 को अब क्या कह देंगे हम कि 0 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसके बाद आपके पास 0 के बाद क्या आता है, 1, और 7 से पहले क्या आपके पास नंबर आता है 6, ठीक है। ये रिकोड कर रहे हैं कि हमने इसको उल्टा देना, 0 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा था, तो अब दूसरे कॉलम में क्या आ जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड वैल्यू 2 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपके पास 3 है और यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे आपके पास 4 है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपके पास आएगा 3। उसके बाद 5 है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। 6 है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ पे आपके पास 7 है तो वैल्यू में आपके पास आ जाएगा 0। ये देखें, इसको हमने किस तरह रिकॉर्ड कर दिया कि यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में देखें काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 0 to 7 आ रही है, और दूसरी तरफ देखें इसको जब हमने रिकॉर्ड किया कि कुछ स्केल में ऑथर कहते हैं कि इस आइटम को आपने रिकॉर्ड कर देना है कि इसका जो आंसर 0 आ रहा है ना उसको हम 7 लेंगे, रिस्पॉन्स 1 आ रहा है ना तो हम 6 ले लेंगे, 2 आ रहा है तो 5 ले लेंगे। इसको लिखने की बजाय आप डाटा एंट्री सिंपल करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो करें, तो एंड पे जब आप डाटा एंट्री कंप्लीट कर लें तो उसको एंड पे जाके रिकॉर्ड करें। अब आप इसको कंटिन्यू कर दें। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 5 लिखा आ रहा है ना, 5, हम फर्स्ट 3 एंट्रीज देख लेते हैं, 5 6 5 है तो ये चेंज हो जाएंगी। जैसे ही ओके किया तो 5 की जगह 2 आना चाहिए था, 6 की जगह 1 और फिर अगेन 2, तो ये वैल्यूज जो है वो क्या हो गई है, रिकॉर्ड हो गई है। तो इस तरह हम अपना जो रिकॉर्ड करते हैं, कोई ऑथर ने कह दिया या हमने गलती से कोई रिकॉर्ड करना था 0, उसको करना 0 से स्टार्ट करना था। जैसे अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम करते हैं तो उसको 0 1 लेते हैं, 1 2 नहीं कर सकते हैं।
तो आपके पास 1-2 की फॉर्म में डाटा है तो उसको आपको 0-1 लेना होगा। रिग्रेशन में भी आपको 0-1 ऐसे लेना होगा, या कोरिलेशन कर रहे हैं तो 0-1। उसके अलावा कोई कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, काई स्क्वायर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वही कंटिन्यू, उसके जितने पॉइंट्स है वो साथ साथ स्क्रीन शॉट भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हाउ टू मेक क्लासेस और ग्रुप। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर बता दिया। अच्छा, जब भी आप ऐसे वेरिएबल जिनको आप जितना ओपन ले सकते हैं ना, आपने उसको ओपन लेना है। लाइक एज है, एज का कभी भी ग्रुप ना बनाए। क्यों नहीं बनाना, उसका सबसे बड़ा यानी कि आपको प्रॉब्लम ये होगा कि एज आपके पास क्या होता है, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में होता है, नंबर में होता है, कंटिन्यूस में आपके आ जाता है एज। ठीक है, तो कंटिन्यूस में एक तो एक ये आ जाता है। तो दूसरा, जब आपने इसका रिजल्ट्स देते हैं ना, तो इसका मीन अगर तो उसको ओपन नहीं लेंगे, अगर ग्रुप बना दिए तो फिर हम मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसलिए जो जो आप क्वेश्चंस ओपन ले सकते हैं उसको लाजमी ओपन लें। किसी की सैलरी का पूछा है वो ओपन लें, किसी की एजुकेशन का पूछा है वो भी ओपन लें। 1 है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4, 5, 6। ये ना लिखें कि इलिटरेट है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, नहीं। जो एज है, फॉर एग्जांपल वो एग्जैक्ट एज पता है तो आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप अगर बने होंगे तो एग्जैक्ट एज का आपको कभी नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी रिस्पोंडेंट के पास गया हूँ, उसने कह दिया, मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था कि आपकी एज कहाँ फॉल कर रही है 25 to 30 ईयर्स में। उसने यहाँ पे टिक तो कर दी है 25 to 30 ईयर्स। अब मुझे उसकी एग्जैक्ट एज का नहीं पता कि उसकी एज क्या है, 25 थी, 26, 7, 8, 9 या 30, कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो हमें ये नहीं पता। लेकिन अगर मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू उसकी सही जो एज होगी, उससे मुझे ग्रुप बनाना बहुत इजी होगा। ग्रुप से हम जो है एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं बना सकते। तो ये करते हैं अब हम नेक्स्ट। जैसे ये एज है, सबसे पहले क्या करना है आपने, इसकी लोएस्ट और अपर वैल्यू हमने देखनी है। वही राइट क्लिक किया, डिस्क्रिप्टिव कर लिया, तो सबसे छोटी एज 20 है और ये हमारे पास सबसे बड़ी एज आ गई 35। तो मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला नहीं लगाता है, एक खुद से ही मैं कहता हूँ कि मैं 5 का इंटरवल इसमें रख के बना लेता हूँ। कई जगह यानी कि हम जो अपनी रिसर्चेस में ग्रुप बनाते हैं ना, हम WHO ने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं इसके एज के, हम उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। ठीक है, तो आप भी दे सकते हैं WHO के जो ग्रुप बने हुए हैं। तो अब इसको हमने ग्रुप बनाना है। अभी तो देखें ये 20 है, 20 से 35 तक है, ये उसने बता दिया कि 20 वाले 5 हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैं मिस्टेक आपको बताऊंगा, मोस्टली यानी कि मैं थीसिस लोगों के चेक किए हुए हैं, तो वो क्या यानी वाइवा भी मैंने इवन के 2-3 दफा लिया हुआ है बच्चों का, स्टूडेंट्स का। तो उस मिस्टेक क्या करते हैं, अभी तो मेरे पास जैसे ये एज ओरिजिनल थी 20 से 35, तो मीन देखें 28.21 है और स्टैंडर्ड एविएशन 5.28। ठीक है, तो ये मीन और स्टैंडर्ड एविएशन हम कंटिन्यूस जो डाटा है उसका मेनली देखते हैं, प्लस माइनस करके एक हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा जो डाटा की रेंज है वो कितनी है। अभी इस चीज पे मैं नहीं अभी जा रहा। तो अब हम इसको चेक करेंगे। जो ये हमारे पास एज है, एज को ग्रुप में लेकर आना है। ग्रुप में लाने का सिर्फ ये एक मकसद होता है कि एक ग्रुप में अभी मैं जैसे फ्रीक्वेंसी का मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ ना, तो वो 20 वाले कितने हैं, 20 से 35 मेरे पास यानी कि 16 का डाटा आ गया। तो एक एक की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो जरा ऑकवर्ड सी लगती है, तो वो उसका जो है ग्राफ भी नहीं बन सकता। तो इसलिए बेहतर होता है ग्रुप बना के करनी। तो इसका ग्रुप किस तरह बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे। ट्रांसफॉर्म में आके हमेशा इसको एज, जब भी आपने किसी भी चीज का ग्रुप बनाना है ना, तो सेम वेरिएबल कभी भी नहीं करना। इसको हमेशा रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करना है आपने। अभी इसको रीसेट कर देते हैं क्योंकि अभी हमने जो ग्रुप का किया था, ये आपके पास एज आ गई। एज को यहाँ पे पुट कर देना आपने, नेम में आके एज अंडरस्कोर साथ हम लिख देते हैं ग्रुप या क्लासेस, कुछ भी आपने लिखना है।
इसको हमने चेंज कर लिया, चेंज करके ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। अच्छा, अब ये हमें वो कह रहा है कि रेंज इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 से 25 मुझे बनाना है। या मैं कहता हूँ इस तरह, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा ज्यादा होता है ना, 5 से स्टार्ट हो रहा होता है, या 1 ईयर एज से स्टार्ट हो रहा होता है, और मुझे रेंज बनानी थी 1 to 5, या मुझे ऐसे लास्ट में करना था कि 60 से अबव जितने भी उम्र वाले हैं, या 10 से नीचे उम्र वाले जो हैं एज वाले वो। तो अगर लोएस्ट एज वाले, जैसे मैं कहता हूँ कि 10 से लोएस्ट एज है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 9, 10 में इंक्लूड करेंगे। तो 10 करेंगे तो 10 भी उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 से छोटे वाले, और अगर हम कहते हैं 10 लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है, कि उसमें 10 भी शामिल हो और 10 से छोटे वाले भी, तो फिर अगर यानी कि इक्वल, लेस देन एंड इक्वल का साइन है तो फिर 10 लिखेंगे। अगर सिर्फ लेस देन 10 है तो फिर हम 9 से स्टार्ट करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा था 10, ठीक है, कि इसमें 10 भी इंक्लूड है और उससे छोटी जो वैल्यूज हैं, और यहाँ पे असाइन कर दो आप वैल्यू, 1 कर दो, 2 कर दो, जो भी आ रही है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेंज आ रही है, आप कहते हैं कि 50 अबव या 60 अबव, ठीक है, अगर उसमें 60 ईयर्स जो है वो एज इसमें इंक्लूड है तो आप 60 लिख देंगे। ठीक है, रेंज वैल्यू थ्रू थ्रू हाईएस्ट, और यहाँ पे क्या था, लोएस्ट। तो इस तरह कर देंगे। अभी हमारे पास जो डाटा है ना वो दरमियान में फॉल कर रहा है, तो रेंज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 20 से 25 का फर्स्ट ग्रुप बनाना है और वैल्यू असाइन करनी है 1। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 to 30, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देंगे 2। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 31 to 35, और यहाँ पे वैल्यू आप असाइन करेंगे 3। ऐड कर दें इसको, और ये कंटिन्यू करके ओके कर दें। ये फिर आपके पास जो है लास्ट में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एज ग्रुप आ गया आपके पास। और देखिए ये आपके पास जो 20 वाला ग्रुप 1 में चला गया था, और 35 वाला 3 में चला गया था। फिर 32 है, ये भी 3 में आ रहा था। 28 आपके पास सेकंड में आ रहा था क्योंकि 26 to 30 किया था। फिर 34 जो थर्ड में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैंने एज के ग्रुप बनाए होते, ठीक है, तो क्या मैं ओरिजिनल इसकी एज का मुझे जो एग्जैक्ट एज है वो पता चल सकती है, नहीं पता चल सकती थी। इसीलिए आपने हमेशा जो एग्जैक्ट एज है ना, इसको ओपन छोड़ के जो उसकी एग्जैक्ट एज होगी वो लेनी है। अब इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यू लेबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को नंबर ही नहीं अभी असाइन किए। मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला था वो हमारे पास क्या था, 20 years to 25 years, ऐड कर दिए। ठीक है, सेकंड आपके पास है 26 years to 30 years। थर्ड आपके पास है 31 years to 31st ईयर से है 35 years। इसको ऐड कर दें, ओके कर दें। अब डाटा व्यू में आके, जब डाटा व्यू में आएंगे तो वैल्यू लेबल्स में आना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। 20 वाला कहाँ पे आ रहा है, 20 to 25 ईयर्स में। नेक्स्ट आपके पास 35 वाला 31 से 35 ईयर्स में आ रहा है। रैंडमली एक देख लेते हैं, ये 21 वाला 25 है, और ये भी 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स में आ रहा है। अब मैंने जब इसका एज को डिस्क्रिप्टिव लिया था, मुझे उसकी मेन वैल्यू पता चल गई थी। अब हम फ्रीक्वेंसी वाले एनालिसिस की तरह नहीं जा रहे, अब हमें चाहिए एज का मीन चाहिए था। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आके मीन पहले भी हमने देखा था 28.21, और स्टैंडर्ड एविएशन 5.28। और जब भी आप अपनी रिसर्च करते हैं ना, तो मेथोडोलॉजी में आप उसका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी लिखते हैं। जैसे इस स्टडी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये स्टडी एक कर रहे थे, और इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया में हमने एज भी लिखी कि एज जो है वो 20 to 35 ईयर्स होगी पार्टिसिपेंट की। ठीक है, तो अब जो ग्रुप वाला डाटा हमने लिया,
इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना डाटा ही इस तरह एज ग्रुप में कलेक्ट किया होता और मेरी स्टडी होती कि मैंने उसका मीन भी देना था, तो मेरे पास मीन देखें क्या आएगा। इंक्लूजन क्राइटेरिया में मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो पार्टिसिपेंट की एज होगी वो 20 से 35 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। इससे बिलो या हाईएस्ट होगी तो वो मैं अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करूंगा। अब देखें यहाँ पे उसने अभी तो फॉर एग्जांपल हमें मीन दिया ही नहीं है, ठीक है। अभी मीन अगर इस तरह नहीं दिया तो हम फिर भी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी में आएंगे, ये जो एज ग्रुप है सिर्फ इसी पे क्लिक करके स्टैटिस्टिक्स में आके सिर्फ हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ये दो चीज कंटिन्यू करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। सिर्फ ये दो चीजें हमें चाहिए थी। तो ये देखिए मीन के आ गया 2.06 और स्टैंडर्ड डेविएशन के आ गया 0.899। तो अब यानी कि ये बहुत ज्यादा मिस्टेक्स मैं थीसिस में देखता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं कि ग्रुप में इन्होंने एज ली होती है और उसका मीन कैलकुलेट करके इस तरह आ जाते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद भी मिस्टेक की हुई है, इसीलिए आप लोगों को मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। तो देखिए अभी अगर मैं कहता हूँ कि मेरी यानी जो रिसर्च है उसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया में मैंने लिखा हुआ है कि इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा 20 से 35 ईयर्स, तो यहाँ पे तो मीन का यानी एज का मीन ही 2 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका ग्राफ आप एक्सेल पे भी बना सकते हैं, ठीक है। किसी तरह भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसकी मैंने सारी जो है वो दे दी हुई है स्क्रीनशॉट के आप लोगों को इसमें कोई इशू आए तो आप इसको वीडियो को देखें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें फौरन से। अच्छा, अब इसकी जो थर्ड इसमें आ गया, हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया फिर क्लासेस बना लिया। एग्जांपल 3 में क्या आ गया, कन्वर्ट स्ट्रिंग वेरिएबल्स इनटू न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ठीक है। जो हमने फॉर एग्जांपल डाटा हमने ये लिया, ये कहाँ गया, अभी जो हमने डाटा इंपोर्ट किया था, दोबारा से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जो डाटा भी हमने एक्सेल से इंपोर्ट किया था उसमें हमारे पास जेंडर जो है अब देखें ये हमने डाटा इंपोर्ट कर लिया एक्सेल से। आपके पास एक्सेल में ज्यादातर इसी तरह का डाटा आएगा, उन्होंने कोडिंग नहीं की होती है, वैल्यू असाइन नहीं की होती। तो जब इस तरह का डाटा आएगा ना आपके पास स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक दो चीजें हैं, तो स्ट्रिंग में आ रहा है तो इसको आपने न्यूमेरिक में कैसे करना है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने जब इसमें कोई कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है, काई स्क्वायर भी करना है, तो उसके लिए वैल्यू असाइन करना जरूरी है। तो इसलिए आपने जो भी डाटा एंट्री करनी है वो वैल्यू असाइन जहां जहां हो सकती है वो लाजमी करनी है। अब वैल्यू इसको कैसे असाइन करेंगे, सबसे पहले आप आएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में आके आपने आना है कंप्यूट वेरिएबल। सबसे पहले किस में आए हैं, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आके कंप्यूट वेरिएबल, इस पे क्लिक कर दें। ये आ गया टारगेट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल टारगेट वेरिएबल पे हम लिख देते हैं जेंडर है और इसको हमने न्यूमेरिक में करना है। एन भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। ये देखिए ये क्या लिखा है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, कि इसको क्या नंबर देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेल हमने जो पहले अभी देखा था वो क्या था, 0, तो मेल को मैंने यहाँ पे 0 असाइन कर दिया, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। फिर मैं क्या कहाँ पे आऊंगा, इफ। जब भी हमारे पास कंडीशन आ जाती है ना स्टैटिस्टिक्स में या बायोस्टैट्स में या एसपीएसएस में, तो हम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। जिन्होंने एक्सेल पढ़ा होगा उनको भी इस चीज का आइडिया होगा कि जब भी कहीं कंडीशन आ जाए तो हम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ पे क्लिक किया, इंक्लूड ऑल केसेस, और ये आ रहा है इंक्लूड इफ केस सेटिस्फाई कंडीशन, कि जिस पे कंडीशन लग सकती है। कौन सा है हमारे पास, जेंडर ही है। जेंडर को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जेंडर में हमने देखें यहाँ पे क्या किया, 0, और 0 हमने कोड बुक बनाई है। मैं कहता हूँ अच्छा 0 0 साइन करना था मुझे मेल को, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन,
जो मेल के स्पेल यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फर्स्ट जो है वो कैपिटल है, यहाँ पे हम पहले इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और मेल के जो स्पेल लिखे हैं सेम वही आप लिखेंगे, तो फिर वो इसको उठाएगा। आप एम इसका कैपिटल से स्मॉल की तरफ ले जाएंगे तो वो उसको नहीं लेगा, ठीक है। जो सेम स्पेल होंगे उसको लेगा। जेंडर, इक्वल का साइन, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, मेल, और फिर इन्वर्टेड कोमा के साथ क्लोज कर दिया। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके इसको ओके करेंगे। डाटा पे हम दोबारा आते हैं, तो ये देखें जहां जहां पे 0 था वो एक नया कॉलम ऐड हो गया। मेल यहाँ पे भी है, ये देखें ये मेल है तो वो 0 आ गया। फिर यहाँ पे मेल है, 11 पे मेल है, 13 से 17 तक मेल है, और फिर लास्ट 20 पे मेल है, वहां पे आ गया 0। इसी तरह अगर फीमेल को वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम ट्रांसफॉर्म में आएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में आएंगे, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन 0 के बजाय क्या कर देंगे 1, दोबारा इफ पे आएंगे। यहाँ पे जेंडर सेम यही रहेगा, लेकिन फीमेल के स्पेल सेम वही जो लिखे हैं उस लिखेंगे, उसको कंटिन्यू करके ओके करेंगे। अब ये एक डायलॉग बॉक्स आया कि चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल, कि यहीं पे करना है जो हमने नया कॉलम बनाया, हम कहेंगे यस ओके। तो जब आप इस कॉलम इस फाइल पे आके कॉलम चेक करेंगे, जहां जहां पे फीमेल है वहां पे 1 लिख देंगे, इस पर डबल क्लिक करें और इसको आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दें। 1 4 हमारे पास फीमेल है और 0 4 मेल। तो इसको ऐड करके ओके करें, डाटा व्यू में आए, तो अब आप इसको देखेंगे तो ये नंबर में आ गया, और इसको जब वैल्यू लेबल करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। थैंक यू।